सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, मॉडल पेपर के ये क्वेश्चन पेपर हैं। तो जो सॉर्ट टाइप हैं उनको हम लोग देख चुके थे। अब नेक्स्ट है कि लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें और करके भी है वैसे बेसिकली 4 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें से कि एक क्वेश्चन है 10 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो इसमें है 4 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, बट मैं आपको चारों बता दे रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट सारे हैं। अगर मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन आए रहते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। तो देखते हैं पीपीएच क्या होता है। तो मैं जितना बताऊंगी उतना आप लोग मन करे नोट्स में अपने नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, तो भी आपको याद हो जाएगा 2-3 बार अगर सुन लेंगे, और नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से देखिए आपको लिखना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन डालना है। उसमें लिखना है गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होना ही पोस्टपार्टम हेमरेज या प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहलाता है। अगर हम क्लिनिकल परिभाषा इसकी देखें तो गर्भस्थ शिशु के जन्म, एक सेकेंड मैं पंखे को बंद कर दूं, नहीं तो आवाज़ आप लोगों के पास तक उतने अच्छे तरीके से नहीं जाएगी। हाँ, तो जो क्लिनिकल परिभाषा है तो उसमें है कि गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद से लेकर सूतिका अवस्था, जिसको प्यूपेरियम कहते हैं, की समाप्ति तक जनन नाल में होने वाली असामान्य रक्तस्राव जो होता है, जो कि महिला की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि हाइपरटेंशन मतलब होता है, हाइपोटेंशन मतलब होता है रक्त दाब का सामान्य से कम हो जाना के रूप में लक्षित होता है, उसी को पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। जो प्राइमरी पीपीएच, इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक थर्ड स्टेज हेमरेज और एक ट्रू पीपीएच, वास्तविक प्रसव रक्तस्राव। तो हम देखते हैं जो प्राइमरी रक्तस्राव होती हैं वो क्या होती हैं। तो जो प्राथमिक प्रसव पश्चात रक्तस्राव होता है उसकी परिभाषा को देखते हैं। यदि रक्तस्राव शिशु जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर ही होता है तो इसे प्राथमिक रक्तस्राव कहते हैं, या फिर इसको हम अर्ली पीपीएच भी कहते हैं। प्राइमरी पीपीएच के दौरान जो ब्लीडिंग होती है शिशु जन्म के बाद 2 घंटे के अंदर ही होना स्टार्ट हो जाती है। और जो होता है सेकेंडरी प्रसव पश्चात, मतलब सेकेंडरी पीपीएच, द्वितीय प्रसव पश्चात, ये शिशु जन्म के 24 घंटे के बाद से लेकर प्यूपेरियम की समाप्ति तक, प्यूपेरियम जो होता है 42 डेज का होता है। तो शिशु जन्म के 24 घंटे के बाद से लेकर प्यूपेरियम की समाप्ति होने तक रक्तस्राव जो होता है, उस बीच में जैसे कि 24 घंटे के बाद जो होता है रक्तस्राव, उसको हम लेट पीपीएच या सेकेंडरी पीपीएच के नाम से जानते हैं। इसके कारण की बात करें, अब आपको कॉजेज ऑफ पीपीएच लिखना है। उसमें लिखना है कि गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता, जो गर्भाशयिक पेशियां होती हैं उनमें जब शक्तिहीनता आ जाती है उसके कारण क्या होता है कि पीपीएच होता है। या फिर जननाल में चोट लग जाता है, इंजरी टू बर्थ कैनाल, या फिर प्लेसेंटा के कुछ ऊतक या रक्त के थक्कों का अंदर ही रह जाना। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्काकरण संबंधित बीमारियां जैसे ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है तो भी पीपीएच की कंडीशन होती है। अब जैसे कि जो गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता में अगर हम देखें तो गर्भाशयिक पेशियों की शक्तिहीनता प्रसव पश्चात रक्तस्राव का सबसे प्रमुख कारण होता है। लगभग 70 से 80% केस जो होते हैं वो पीपीएच की इसी की वजह से आते हैं। इसमें जैसे कि प्लेसेंटा का अपूर्ण रूप से पृथक्करण होना, या फिर रुका हुआ प्लेसेंटा तथा झिल्लियाँ, ये सब देखे जाते हैं। अच्छा, जो ग्रैंड मल्टीपेरा होते हैं जिसको हम महाबहुप्रसवा कहते हैं, तो जो मतलब जिसने बहुत बार बच्चों को जन्म दे दिया हो, ऐसी महिलाओं में गर्भाशय में शिथिल हो जाने के कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ये भी एक कंडीशन है कि बड़े आकार के शिशु का जन्म होना। जब क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु का आकार अधिक बड़ा होता है तो अधिक गर्भाशय अधिक विस्तारित होने के कारण एक बीमारी हो जाती है, एक डिसऑर्डर जिसको कहते हैं,
हो जाता है, जिसके कारण प्लेसेंटा के पृथक्करण के बाद गर्भाशयिक पेशियों में पर्याप्त संकुचन एवं रिट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो भी रक्तस्राव की कंडीशन हो जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में इन दोनों स्थितियों के दौरान भी गर्भावस्था जो होता है बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाता है। जैसे कि जिसके दो बच्चे एक साथ होते हैं उनमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। या फिर प्रोलॉन्ग लेबर, जिसको हम अधिक लंबा प्रसव, जिसमें क्या होता है कि प्रसव की प्रक्रिया के अधिक लंबा हो जाने के कारण भी प्लेसेंटा जो होता है उसके पृथक्करण के बाद उनमें होने वाले संकुचन एवं रिट्रैक्शन जो होते हैं वो अपर्याप्त रहते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। प्रसव प्रक्रिया जो होती है जब बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, जिसको हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं, उसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। और एंटीपार्टम हेमरेज, जैसे कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव यदि हुआ है तब भी ये कंडीशन देखी जाती है। एनीमिया तथा कुपोषण हुआ हो, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन सब के कारण क्या होता है कि ये सब कारण हैं रक्तस्राव होने के। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है प्रिवेंशन। क्या लिखनी है? प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। तो इसमें लिखना है कि पीपीएच जो होता है परिप्रसव, जिसको मृत्यु कहते हैं, कम एक प्रमुख कारण होता है। परिप्रसव जिसको पेरीनेटल मॉर्टिलिटी का एक प्रमुख कारण होता है, अतः इससे होने वाली जो क्या होती हैं, डेथ होती हैं, डेथ की संख्या को कम करने के लिए इसकी रोकथाम हेतु विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए। जैसे कि जो पीपीएच की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोक पाना संभव तो नहीं है, फिर भी कुछ उपाय के दौरान इसको रोका जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान एक उपाय किया जाता है और एक प्रसव प्रक्रिया के दौरान उपाय किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो उपाय होता है उसमें क्या किया जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के एचबी लेवल को सामान्य से अधिक बनाए रखना। सामान्य से जो एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल होता है, उसको सामान्य से अधिक बनाए रखना भी एक क्या होता है कि इसके दौरान किया जाने वाला उपाय होता है। उच्च जोखिम युक्त वर्ग, जैसे कि हाई रिस्क ग्रुप की पहचान करना। जो भी ऐसी महिलाएं, जैसे कि हम ये सब पढ़े हैं कि जो ग्रैंड मल्टीपैरा होती हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या पॉलीहाइड्रोमिनाज या गंभीर एनीमिया आदि की जब मौजूदगी होती है महिला में, तो पीपीएच होने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसी महिलाओं की पहचान करना और उन पर ज़्यादा ध्यान देना। ऐसी महिलाएं जिनमें पूर्व में पीपीएच की हिस्ट्री रही हो, उनकी डिलीवरी भी आधुनिक उपकरणों से, अगर अस्पताल में अनुभवी चिकित्सक नहीं करवाते हैं तो उसके दौरान भी हो सकती है पीपीएच की कंडीशन। प्रेग्नेंट वुमेन का एबीओ जिसको हम कहते हैं आरएच ग्रुपिंग पूर्व में ही कर लेना चाहिए। जैसे कि जो महिला होती है उसके ब्लड ग्रुप की जांच भी पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि प्रसव में होने वाली जो असामान्य ब्लीडिंग के दौरान बिना समय नष्ट हुए जल्दी से ब्लड को चढ़ाया जा सके। प्रेग्नेंट वुमेन को नियमित रूप से एंटीनेटल विजिट करने की सलाह देनी चाहिए और प्रत्येक विजिट के दौरान विभिन्न परीक्षण करने चाहिए। जैसे कि जो भी परीक्षण होते हैं उन सबको करने चाहिए। प्रसव प्रक्रिया के दौरान जो उपाय किया जाता है वो क्या क्या होता है? गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी में किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हाई रिस्क महिलाओं की डिलीवरी हमेशा एक अच्छे अस्पताल में करवानी चाहिए। उच्च जोखिम युक्त महिलाओं की डिलीवरी के समय क्रॉस मैच रक्त तैयार करना चाहिए और प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार एपिजियोटॉमी कर देना चाहिए। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान महिला को मूत्र त्याग करने की सलाह दे देनी चाहिए। और ये सब होते हैं। और एक है कि डिलीवरी के पश्चात महिला को लगभग 2 घंटे तक क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहिए। तो ये प्रसव प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला क्या होता है कि उपाय होता है, प्रिवेंशन होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जनरल मैनेजमेंट में महिला को अकेला नहीं छोड़ें तथा उसे लगातार ऑब्जर्वेशन में रखें और महिला के जो वाइटल साइन हैं उनको भी चेक करते रहना चाहिए। सभी अस्पताल हैं उसमें सभी प्रकार की आपातकालीन उपकरण तैयार रखें। महिला को तथा उसके परिजनों को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए। ये होता है एक सामान्य जनरल मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट की बात करें जिसको वास्तविक प्रबंधन कहते हैं, उसमें यूट्रस को खाली करना,
जैसे कि गर्भाशय को संकोचित करने के लिए इसे उत्तेजित करना आवश्यक होता है और यह तभी अच्छी प्रकार से हो सकता है जब गर्भाशय खाली हो। अतः यदि प्लेसेंटा तथा रक्त के थक्के यूट्रस में मौजूद हों तो इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। गर्भाशय की मालिश करनी चाहिए। महिला को कैथेटराइजेशन मतलब कैथेटर लगा देना चाहिए। ऑक्सीटोसिन दवाइयाँ देनी चाहिए और अगर आवश्यक हो तो और भी दवाइयाँ दे देनी चाहिए। महिला को डेस्ट्रोस सेलाइन इस सब को भी लगाना चाहिए। तो इतना आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये तैयार हो गया पीपीएच का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और में क्या दिया है कि प्रसव पूर्व देखभाल को परिभाषित कीजिए। 8 माह की गर्भवती महिला की देखभाल में एएनएम की भूमिका का उत्तरदायित्व को समझाइए। तो प्रसव पूर्व देखभाल, इनको देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है इसकी परिभाषा, ठीक है। देखिए वैसे तो इसमें 2 ही क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इसको भी बता देती हूँ। इसमें आपको परिभाषा सबसे लिखनी है, पहले लिखनी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्रदान की जाने वाली नियमित देखभाल ही प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। महिला को यह देखभाल प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लेबर के शुरू होने तक प्रदान की जाती है। इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना तथा उसे बढ़ावा देने के लिए उच्च जोखिम युक्त गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनकी पहचान करना तथा उन पर आवश्यक ध्यान देना। प्रेगनेंसी तथा प्रसव लेबर की जो कार्यवाही के बारे में प्रेग्नेंट वुमन को शिक्षित करना। मातृ मृत्यु दर, मातृ रुग्णता, शिशु मृत्यु तथा शिशु रुग्णता को कम करना। प्रेग्नेंट वुमेन में मौजूद डिलीवरी से संबंधित भय या चिंता को कम करना। महिला तथा उसके परिजनों को गर्भावस्था के दौरान पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पर्याप्त जानकारी देना। प्रेग्नेंट वुमेन एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान एवं नवजात की देखभाल के बारे में विचार विमर्श करना। ये सब होते हैं इसके उद्देश्य। और जो प्रसव पूर्व यात्रा होती है जिसको एंटीनेटल विजिट कहते हैं, तो प्रथम 28 सप्ताह तक प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती माता को मासिक रूप से एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए। 29 से 36 सप्ताह के बीच प्रेग्नेंट वुमेन को माह में 2 बार एंटीनेटल विजिट करना चाहिए और 37वें सप्ताह से लेकर डिलीवरी होने तक प्रेग्नेंट वुमेन को वास्तविक साप्ताहिक रूप से विजिट करनी चाहिए। 37 से लेकर डिलीवरी तक क्या करनी चाहिए, वुमन को साप्ताहिक रूप से विजिट करनी चाहिए। ये एक एएनएम को सलाह देनी चाहिए, एक एएनएम को यही सलाह देनी चाहिए अपने पेशेंट को। अब देखो कि क्या होता है, जो सलाह देनी चाहिए वो उसको मैं बता देती हूँ। अब आप लोग डालेंगे कि क्या क्या सलाह दी जानी चाहिए। तो अगर जैसे कि जो गर्भवती महिला है उसकी 8 माह की प्रेगनेंसी हो चुकी है तो एएनएम को समझाना चाहिए तथा अगर टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा है तो इन सब इंजेक्शन को लगवाने की सलाह देनी चाहिए कि आपको इंजेक्शन अपना कंप्लीट करवाना है। वैसे तो वैक्सीनेशन फर्स्ट मंथ में ही हो जाता है लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसके बारे में बताना चाहिए। और प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन इन सबको कितना लेना है उनके बारे में एक डाइट प्लान करना चाहिए, जिसमें कि जैसे कि ऊर्जा को अगर गर्भावस्था में 2500 किलो कैलोरी लेने की सलाह देनी चाहिए और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा हो। प्रोटीन को बताना चाहिए कि आप 60 ग्राम लें। कैल्शियम को बताना चाहिए कि 1000 मिलीग्राम लेना है आपको। आयरन जो है आपको 40 मिलीग्राम लेना है और जिंक 15 मिलीग्राम लेना है। तो इस तरीके से उनका एक डाइट प्लान करना चाहिए कि आपको कितनी चीज़ें कब कब खानी है। और अगर जैसे कि महिला के ऊपर डिपेंड करता है वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तो उस तरीके से डाइट प्लान करना चाहिए। और महिला की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को देखकर उसका डाइट प्लान करना चाहिए कि जैसे कि जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो सस्ती मिलती हैं। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका डाइट प्लान करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक एएनएम को ये भी बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला अपनी जो सामान्य डाइट से अधिक डाइट लेने की सलाह देनी चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन के परिवार एवं अन्य सदस्य जो हैं जो निर्णय लेते हैं कि घर में कौन से खाद्य पदार्थ लेकर आने हैं या गर्भवती महिला को खाने में क्या देना है, उन सदस्यों को भी विशेष रूप से उनको जो एएनएम है उनको काउंसलिंग देनी चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि स्वस्थ शिशु के जन्म तथा सामान्य प्रसव हेतु महिला को पर्याप्त पोषण देना आवश्यक है। और एंटीनेटल विजिट के भी बारे में बताना चाहिए या फिर एएनएम को खुद एंटीनेटल विजिट करना चाहिए।
प्रेग्नेंट वुमेन में भोजन में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि भोजन से आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। और क्या बताना चाहिए कि पर्याप्त नींद एवं आराम लेना है आपको, और बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, थोड़े छोटे मोटे कार्य करने हैं। नवजात के जन्म के बाद एवं स्तनपान, जैसे कि स्तनों के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से आपका ब्रेस्ट मिल्क आएगा, कि आपको परेशान नहीं होना है, और आपकी डिलीवरी किस तरीके से होगी, इन सब के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दे देना चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड जो गोलियां दी जाती हैं उसके बारे में भी बताना चाहिए। तो ये सब होता है कि एक एएनएम की भूमिका और उत्तरदायित्व तो ये सब होते हैं। नेक्स्ट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके बारे में कारण लिखिए और मैनेजमेंट को बताइए। तो इनको देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, हम पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी को समझते हैं। तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान जो निषेचित अंडा होता है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर गति करता है तथा यूट्रस में ही इसका आरोपण हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, और गर्भस्थ शिशु जन्म होने तक यही वृद्धि करता है। सामान्यतः जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन के 6-7वें दिन प्रारंभ हो जाती है तथा लगभग 11वें दिन यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन 1% प्रेगनेंसी के दौरान या यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर बाहर इम्प्लांट होता है, जिनमें कि बाहर इम्प्लांट हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे कि असामान्य स्थिति, इसको हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि असामान्य स्थिति जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो सामान्य यूट्राइन कैविटी से बाहर शरीर के अन्य अंग जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आदि में जब इम्प्लांट हो जाता है, आरोपित होकर वहीं वृद्धि करने लग जाता है, तो उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अस्थानिक गर्भावस्था महिला की जनन नाल जिसको रिप्रोडक्टिव कैनाल भी कहते हैं, तो में कहीं भी घटित हो सकता है, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन जगह होती है वो फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब के अलावा या ओवरीज में या सर्विक्स में या एब्डोमिनल कैविटी जिसको उदर गुहा कहते हैं आदि स्थानों पर भी हो सकता है। परंतु फैलोपियन ट्यूब की तुलना में इन स्थानों पर फर्टिलाइज्ड ओवम के आरोपित होने तथा वृद्धि करने की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। क्या होता है कि जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखो ये इसके होने के बहुत सारे कारण भी हैं, तो उन कारण को हम देख लेते हैं कि किस वजह से ये होता है। देखो जब क्या होता है, इसको ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। सबसे सामान्य प्रकार की ये अस्थानिक गर्भावस्था होती है जो कि 97% केसेस में पाई जाती है। तो ट्यूबल स्थानिक गर्भावस्था के दौरान 50 से 55% केसेस में निषेचित अंडा जो होता है वो एम्पुला वाले भाग में आरोपित हो जाता है। तो जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसके जो कारण होते हैं वो ये हैं कि जैसे कि फर्स्ट कारण है कि फैलोपियन ट्यूब में जन्मजात विकृतियाँ जैसे कि ट्यूब गुहा जो ल्यूमन का सकरा होना या ट्यूब का मुड़ा हुआ होना, इस वजह से ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे कि सल्फिनाजाइटिस हो जाता है तब भी होता है। PID जिसको परट्यूबल एडसेंस का निर्माण होता है, FT के फैलोपियन ट्यूब के पास पाया जाने वाला एक ऊतक होता है ये। तो ये क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब की गुहा नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है या इसमें ऐंठन पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। अंतर्गर्भाशयिक गर्भ निरोधक साधन जिसको हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं, अगर IUD का कोई महिला प्रयोग करती है तो उसकी वजह से भी कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है। निम्न कारक जैसे कि निषेचित अंडा के फैलोपियन ट्यूब में अंतःस्थापित होने की संभावना को जैसे कि बढ़ा देता है। अब अगर कुछ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई रहती है या फिर विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई ऐसी डिजीज हुई रहती है पेल्विक में जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी या फिर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं हो जाता है।
अच्छा, जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है ये क्या करता है ना कि गर्भावस्था को समाप्त कर देता है। जैसे कि ये जो प्रेगनेंसी होती है लंबे समय तक चल नहीं पाती है क्योंकि स्पेस उस एरिया में रहता नहीं। अब जहाँ यूट्रस में बेबी जाकर डेवलप करता वहाँ पे उसको वहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही रहना पड़ता है या फिर किसी और पार्ट में रहना पड़ता है। तो उस वजह से जैसे जैसे जब बेबी बड़ा होता है तो उससे उतना स्पेस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका लास्ट स्टेज है कि क्या हो जाता है कि अब गर्भपात या फिर हम एबॉर्शन कह ही सकते हैं कि एबॉर्शन हो ही जाता है। या फिर क्या होता है कि पंचर हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, जो ट्यूबल होता है वो भी रैप्चर हो जाता है। तो ये सब कारण देखे जा सकते हैं। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी किसी महिला को हुई है तो बेसिकली वैसे ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर हुई है तो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी के थ्रू पता चलता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू पता चल सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन लगातार होगा, उदरी दर्द होता है, मासिक धर्म की अनुपस्थिति। ये तो मान लीजिए एक ऐसा कारण है, प्रेगनेंसी जब कंसीव करती है महिला तो भी अनुपस्थिति हो ही जाती है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर कोरियोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला में मूत्र त्याग के दौरान, जैसे कि जिसे डिसयूरिया कहते हैं, उस टाइम पे बहुत दर्द होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं जो कि एक क्लिनिकल लक्षण के दौरान देखी जाती है। इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि अनरैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान प्रबंधन करेंगे और रैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रबंधन करना रहता है। इसका उपचार यही है कि अगर जैसे ही पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तुरंत अल्ट्रासाउंड के थ्रू जब ऐसा लगे कि हाँ अच्छा नहीं है तो आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाना है और बेबी को एबॉर्शन करवा देना है, क्योंकि लास्ट स्टेज में जाते जाते एबॉर्शन हो ही जाता है, तो एबॉर्शन करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव को परिभाषित कीजिए, इसकी चरण और द्वितीय चरण के बारे में प्रबंधन का वर्णन कीजिए। वैसे आपको इसमें से लिखना है 2 ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। वह प्रक्रिया, प्रसव की परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन आप लोग हेडिंग में डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भाधारण, जिसको हम कॉन्सेप्शन कहते हैं, का उत्पाद गर्भस्थ शिशु या गर्भाशय यूट्राइन कैविटी से योनि मार्ग, जिसको वेजाइनल कैनाल कहते हैं, से होते हुए बाहर निकलता है, प्रसव कहलाता है। सामान्यतः जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको हम LMP के प्रथम दिन के 280 दिन बाद या फर्टिलाइजेशन के 266 दिन बाद घटित हो जाती है। जब LMP के प्रथम दिन के 280 दिन बाद या जो फर्टिलाइजेशन होता है, 14वें दिन फर्टिलाइजेशन होता है, उसके 266 दिन बाद ये प्रक्रिया घटित हो जाती हैं। और प्रसव के जो प्रकार होते हैं वो वैसे 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी आपको लिख लेना है कि प्रसव के बारे में पूछा है तो आपको इसको भी लिख लेना है। जो प्रसव का प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल लेबर और एक एबनॉर्मल लेबर। तो जो नॉर्मल लेबर होता है इसे यूटोसिया भी कहते हैं, यूटोसिया इसे कहते हैं। यह जो होता है स्पॉन्टेनियस, यह स्वतः ही आरंभ हो जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का कृत्रिम साधन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसकी वजह से प्रसव प्रक्रिया को स्टार्ट करना पड़े। प्रेमी ग्रेविडा, जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट हुई रहती है उसकी अवधि में लगभग 14 से 16 घंटे तक होती है, जबकि मल्टीपल, जो बहुत बार 1-2-3 बच्चों को जन्म दे दी है महिला, उसके अंदर 8 से 10 घंटे की अवस्था होती है। फीटस का प्रेजेंटेशन जो होता है वो वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है। सामान्य प्रसव की समाप्ति भी स्वतः ही हो जाती है, बाहरी सहायता की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। और जो एबनॉर्मल लेबर होता है, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट इसका टाइप्स एबनॉर्मल है, तो उसको हम डिस्टोसिया के नाम से कहते हैं। जब प्रसव प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि स्वतः वह प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, उसे आरंभ करने के लिए किसी भी कृत्रिम साधन, मतलब बाहरी साधन की आवश्यकता होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टोसिया या एबनॉर्मल लेबर कहते हैं। जब लेबर प्रोसेस की समाप्ति स्वतः नहीं हो तथा उसके समापन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता ली जाए। लेबर प्रोसेस अधिक लंबी हो जाती है या फिर प्रोलॉन्ग लेबर की प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्थाएं सम्मिलित हो जाती हैं, जिसमें 18 घंटे तक ये चीज़ें देखी जाती हैं कि लेबर नहीं स्टार्ट होता है, लेबर पेन नहीं स्टार्ट होता, तो उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है या फिर किसी और अन्य साधन की ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा, जो सामान्यतः प्रसव की कुल अवधि होती है वो जो प्रेमीग्रेविटा होती है उनके अंदर 14 से 16 घंटे तक होती है। इसको आपको हाईलाइट करके लिखना है कि प्रेमीग्रेविटा में प्रसव की कुल अवधि 14 से 16 घंटे और मल्टीपैरा में प्रसव की अवधि 8 से 10 घंटे होती है। हालांकि जो कई महिलाएं होती हैं वो उनमें प्रसव की कुल अवधि से ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम हो सकती हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहता है, किसी में थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा तो किसी में 1-2 घंटे कम हो जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी क्या होता है। तो डिलीवरी और लेबर में थोड़ा अंतर होता है। यूट्रस से बाहर आना, जैसे गर्भस्थ शिशु जो होता है उसका यूट्रस से बाहर आना डिलीवरी कहलाता है, जबकि कॉन्सेप्शन के उत्पाद जैसे गर्भस्थ शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना लेबर कहलाता है। अगर बेबी वजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है तो उसको हम लेबर कहेंगे, और जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आ रहा है, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू आ रहा है चाहे वेजाइना के थ्रू आ रहा है, उसको हम डिलीवरी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लेबर होते हैं वो डिलीवरी होती है, लेकिन जितनी भी डिलीवरी होती है वो लेबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर वेजाइना के थ्रू आ रहा है तो उसको हम लेबर कहेंगे, और अगर यूट्रस से बाहर जो भी कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है, गर्भस्थ शिशु है, वो बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिलीवरी कहेंगे। अब बात किया है कि इसके चरण और द्वितीय चरण के प्रबंधन का वर्णन करें। तो देखो, इसका जो चरण होता है, इसके चरण 4 होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो 4 चरण होते हैं, और उसमें फर्स्ट स्टेज में आपको लिखना है कि इसमें फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स जो होता है 10 सेंटीमीटर तक इसका डायलेशन होता है, वहीं पे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें 10 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और गर्भस्थ शिशु के जन्म के उपरांत ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मतलब जब सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट हो जाता है वहीं से ये प्रक्रिया उसी समय से स्टार्ट हो जाती है, और जब बेबी आउट हो जाता है, बेबी यूट्रस के थ्रू या फिर वेजाइना के थ्रू, चाहे जैसे ही बाहर आ जाता है, वहीं पे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। थर्ड स्टेज में जो होता है वो, और जो थर्ड स्टेज होता है वो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि 1 घंटे के लिए जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा आउट होता है। तो ये जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से प्लेसेंटा आउट तक के जो समय होता है वो थर्ड स्टेज का होता है। और जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। बेबी को, जो माता होती है उसको 1 घंटे के लिए रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है द्वितीय चरण के प्रबंधन का वर्णन करें। तो इसमें क्या होगा उसको देख लेते हैं कि प्रबंधन क्या क्या करना होता है सेकेंड स्टेज के दौरान। तो प्रसव की द्वितीय अवस्था के प्रबंधन के पहले हम उद्देश्य को लिखेंगे, पर्पज क्या होता है। तो इसका यही होता है कि जीवन एवं स्वस्थ शिशु को जन्म सुनिश्चित करना, प्रेग्नेंट वुमेन में पेरिनेटियल क्षेत्र में लगने वाली चोटों जिसको पेरिनियल इंजरी की रोकथाम करने के लिए होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन एवं गर्भस्थ शिशु कि किसी भी प्रकार की जटिलताओं की रोकथाम के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। और इसके प्रिंसिपल की बात करें, जिसको हम हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, तो प्रथम अवस्था की भांति इस अवस्था के प्रबंधन के दौरान भी कम क्रियान्वयन के साथ अधिक अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। इन्फेक्शन की संभावनाओं को रोकने के लिए तथा माता के पेरिनियल क्षेत्र में लगने वाली इंजरी की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानी होती है उसको बरतनी चाहिए। और गर्भस्थ शिशु को गर्भाशयी गुहा जिसको यूट्राइन कैविटी कहते हैं से प्राकृतिक रूप से बाहर आने में असिस्ट करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दीबाजी से बचना चाहिए। मातृक शिशु की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए, उसमें जैविक चिन्ह लेने चाहिए जिसको वाइटल साइन कहते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनकी सारी वाइटल साइन जो होती है 5 वाइटल साइन दिया जाता है, बीपी, पल्स, इन सबको लेना चाहिए। और यूरिनरी जो डिस्टेंशन होता है उसका आकलन करना चाहिए, तथा प्रेग्नेंट वुमेन में स्वास्थ्य के निरीक्षण प्रत्येक 5 मिनट में करना चाहिए। ये सब होना चाहिए। ये होते हैं सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट हो गया। और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन की दर का मूल्यांकन करना चाहिए, और
वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए इसी दौरान, जिसमें गर्भस्थ शिशु की पेल्विक पोजीशन तथा एक्सटेंशन का पता करना चाहिए और फीटल हेड की लगातार नीचे खिसकने को सुनिश्चित करना चाहिए। सर्विक्स का डायलेशन जो होता है तथा झिल्लियाँ जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं की स्थिति को बार बार एसेस करना चाहिए, मतलब बार बार देखते रहना चाहिए। और कॉर्ड प्रोलैप्स की उपस्थिति का भी पता लगाना चाहिए कि बच्चे में कॉर्ड प्रोलैप्स की स्थिति तो नहीं है। फिर जनरल केयर में क्या करेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी देखभाल करेंगे। फीटल हेड के द्वारा जो मूत्राशय की कंप्रेस हो जाने के कारण इसकी क्षमता कम हो जाती है, अतः महिला को बार बार यूरिन पास आउट करने की सलाह देनी चाहिए और दर्द से बचने के लिए उसको दवा देनी चाहिए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट महिला को देते रहना चाहिए जिससे उसे ज़्यादा घबराहट ना हो। तो ये सब हो गया सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये एक मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे ऐसे ही फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।